Assalamualaikum students, we are going to discuss last topic of chapter 15, that is waterborne infectious diseases. ये टॉपिक जो है ये वाटरबोर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस के हवाले से है। सबसे पहले हम इस टॉपिक में वाटरबोर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वाटरबोर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस किस वजह से फैलती हैं, जो कि ऑफ कोर्स वाटर पोल्यूशन की वजह से फैलती हैं। और उसके बाद हम कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहले हम वाटरबोर्न डिजीजेस की डेफिनेशन देखते हैं कि वाटरबोर्न डिजीजेस क्या होती हैं। वाटरबोर्न डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो कि ड्रिंकिंग वाटर, जो कि पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से, या वो वाली फूड जो कि पोल्यूटेड वाटर में तैयार की गई है, वो फूड खाने से वाटरबोर्न डिजीजेस हो सकती हैं। दोबारा सुन लें, वाटरबोर्न डिजीजेस वो वाली डिजीजेस होती हैं जो पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से या फिर पोल्यूटेड वाटर में फूड तैयार की जाए और वो फूड कोई भी जानदार खाए तो वो वाली फूड खाने से वाटरबोर्न डिजीजेस हो सकती हैं। और उसके बाद है कि वाटरबोर्न डिजीजेस का जो मेन काज है वाटर पोल्यूशन, और वाटर पोल्यूशन होता है दो तरीके से, टॉक्सिन्स की वजह से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। टॉक्सिन्स में है ये सारी की दोनों चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में। तो ये पढ़ा ना आपने कि आर्सेनिक, मरकरी, कैडमियम, लेड, ऑर्गेनिक केमिकल्स में मैंने आपको बताया था कि आपके पास मौजूद होती है बेंजीन होती है, इसमें आपके पास टॉलुइन होती है, इसमें आपके पास क्लोरोफॉर्म होती है। ये सारी की सारी चीज ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो कि टॉक्सिन्स होते हैं, और टॉक्सिन्स वाटर पोल्यूशन काज करती हैं, और वाटर पोल्यूशन एज अ रिजल्ट वाटरबोर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस को लीड करता है। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वायरसेस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटोजोआ हैं और कुछ वर्म्स हैं। और प्रोटोजोआ की जगह आप पैरासाइट्स भी लिख सकते हैं। और पैरासाइट्स हम जानते हैं कि वो वाले जानदार होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहने के साथ साथ वो उनसे खुराक भी हासिल करते हैं, और नतीजे के तौर पे वो उनको हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद आपकी बुक में एक लाइन लिखी गई है कि प्रॉपर सैनिटेशन, यानी सफाई सुथराई की कमी भी वाटरबोर्न इन्फेक्शियस डिजीज को लीड करती है, उसकी तरफ लेके जाती है। उसके बाद है कि ये जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ हैं या पैरासाइट्स हैं, ये मैंने कुछ लिखी हैं, ये आपने अपनी बुक में लिख लेने हैं। ये नहीं लिखा गया, आपने ये लिख लेना है कि सल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, इकोलाई बैक्टीरिया होता है, और कैमिलियो बैक्टीरिया हैं जो कि वाटर पोल्यूशन का काज बनते हैं। उसके बाद है वायरसेस नॉर्मल वायरसेस हैं, साइटोमेगाला वायरसेस हैं। इस तरह पैरासाइट्स हैं, गियार्डिया पैरासाइट्स हैं, और लैम्बलिया वायरस पैरासाइट्स हैं जो कि वाटर पोल्यूशन का काज बनते हैं। उसके बाद है हमारे पास कुछ डिजीजेस के नाम, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तो लाजमी आते हैं। इनमें से दो से तीन कोई भी डिजीज के नाम लिखे वो पूछ सकता है कि इनके बारे में बताएं। और इनके बारे में आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि ये किससे फैलती हैं, यानी इनमें जो वो है स्प्रेडिंग एजेंट वो कौन सा है। कि ऑफ कोर्स स्प्रेडिंग एजेंट तो कंटामिनेटेड वाटर ही है, लेकिन कंटामिनेटेड वाटर को किससे हो रहा है, उसमें बैक्टीरिया है, वायरसेस है या फिर पैरासाइट्स हैं, ये आपने देख लेने हैं। उसके बाद स्प्रेडिंग एजेंट के बाद आपने देखना है कि ये बॉडी के किस ऑर्गन को या किस हिस्से को अफेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद इसकी सिम्टम्स क्या क्या होती हैं। ये तीन चीज़ें आपने इसमें लाजमी वो करनी है, ऑब्जर्व करनी है या देखनी है, या इसका ख्याल रखना, और इसको अपने बुक के ऊपर लाजमी याद कर लेना, लिख लेना। अच्छा, सबसे पहले डायरियल डिजीज़ है। डायरियल डिजीज़ एक इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, ये आंत की बीमारी है, और ये हैज़ा होती है। और इस बीमारी मेजर इसकी सिम्टम्स है, या मेजर इसका जो
मेजर इसकी अलामत है वो ये है कि बॉडी से पानी का इखराज बहुत ज़्यादा होता है, जिसे आप डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। और ये वायरसेस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स या प्रोटोजोआ से भी होती, पैरासाइट से काज होती। दुनिया में हर साल तकरीबन 2 बिलियन लोग इससे अफेक्ट होते हैं, और उनमें से 2 बिलियन में से लोग 19 लाख लोग चिल्ड्रन होते हैं, और वो वाले चिल्ड्रन होते हैं जिनकी उम्रें 5 साल से कम होती हैं, वो वाले चिल्ड्रन इससे अफेक्ट होते हैं। यानी इनमें ये डायरियल डिजीज बहुत कॉमन होती है, 19 लाख चिल्ड्रंस में। उसके बाद है डिसेंट्री। अच्छा, जो डिसेंट्री है ये डायरियल डिजीज का नेक्स्ट लेवल है। यानी अगर डायरिया बहुत ज़्यादा फैल जाए, बहुत ज़्यादा अगली लेवल पे चला जाए, तो उसको डिसेंट्री बोलते हैं। और डिसेंट्री है ये बैक्टीरिया, पैरासाइट्स इसको काज करते हैं, और ये सीवियर डायरिया काज करता है। लेकिन इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जो डायरिया, ये जो डिसेंट्री है इसमें, अच्छा वो भी हमने पीछे बात की कि डिहाइड्रेशन होती है, वो मोशंस के ज़रिए भी डिहाइड्रेशन हो सकती है, वो वॉमिटिंग के ज़रिए भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसमें केस में वॉमिटिंग के ज़रिए या वाटरी मोशन जो होते हैं उसके ज़रिए जो डिहाइड्रेशन हो रही है, उसमें वाटर के साथ साथ या तो म्यूकस आता है या फिर ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है। मैंने भी कहा कि ये जो डायरियल डिजीज़ है ये डिसेंट्री का एक नेक्स्ट लेवल है, अगला लेवल है, इस वजह से क्योंकि इसमें वाटर के साथ साथ ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर इसमें म्यूकस भी आना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें आप इसकी वो लिख लें, सिम्टम्स लिख लें कि सिम्टम्स ऑफ डायरिया या डिसेंट्री आपको मोस्टली इनकी सेम ही है कि इसमें एक तो वाटरी मोशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वाटरी मोशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, इस वजह से इंसान को पानी की बहुत ज़्यादा प्यास महसूस होती है, इसे हम थर्स्ट भी कहते हैं। इसके बाद इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, वेट लॉस हो जाता है इसमें इंसान का या पेशेंट का। उसके बाद कहता है कि फीवर हो जाता है। उसके बाद कहता है कि अब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं। उसके बाद कहता है हमारे पास तीसरी जो डिजीज़ है वो है क्रिप्टोस्पिरिडियम, सॉरी कोलेरा डिजीज़ है। और कोलेरा, ये दोनों वायरसेस बैक्टीरिया को ये स्पेसिफिक नाम नहीं है, सिर्फ आपने स्पेसिफिक नाम ये वाले याद रखने हैं, जबकि कोलेरा में आपने स्पेसिफिक बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है विब्रस कोलेरा। विब्रस कोलेरा एक बैक्टीरिया है जो कि कोलेरा को काज करता है, और ये वो वाले वाटर में पाया जाता है जो कि कंटेमिनेट होता है ह्यूमन फीसिस से। और कोलेरा की जो डिजीज़, कोलेरा की जो सिम्टम्स हैं ये भी आप लोगों ने लिख लेनी है कि इसमें जो हार्ट बीट है, जो हार्ट बीट है, पंपिंग रेट है, वो बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, रैपिड हार्ट बीट हो जाता है। और उसके बाद है कि इसमें लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी मतलब क्या, ये देखिए कि अगर मैं अपनी जिल्द को इस तरह खींचता हूँ थोड़ी देर के लिए और मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये फ़ौरन अपनी जगह पे चला जाता है, कि यानी इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी बहुत है स्किन में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन अगर इलास्टिसिटी नहीं होगी तो ये स्किन अपनी ये जो मैं इसको खींच रहा हूँ ये अपनी असली हालत में बहुत देर बाद जाएगी, इसका मतलब है इसमें इलास्टिसिटी नहीं है। तो ये सिम्टम्स है, इसकी सिम्टम है कोलेरा। उसके बाद है क्रिप्टोस्पोरिडियम। क्रिप्टोस्पोरिडियम एक पैरासाइट है जिसे हम प्रोटोजोआ बोलते हैं, और प्रोटोजोआ से काज होती है, और काज होने के बाद ये क्या काज करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस काज करती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस को मेडिकल टर्म में क्रिप्टोस्पोरिडियासिस भी बोलते हैं। मेडिकल टर्म में क्रिप्टोस्पोरिडियासिस यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस, ये दो बीमारियां इसमें आती हैं, मैदे की बीमारी और आंत की बीमारी इसमें आती है। और ये क्या काम करती है, क्रिप्टोस्पोरिडियम ये डायरिया काज करती है और वॉमिटिंग को काज करती है। देखें, मैदे की बीमारी और आंत की बीमारी ये दोनों के दोनों ऊपर भी यही काम हो रहे हैं। इंटेस्टाइनल डिजीज है, ये भी इंटेस्टाइनल डिजीज है।
और ये कोलेरा भी क्या काम करता है, कोलेरा भी हमने यहाँ पर पढ़ा, कोलेरा भी डायरियल डिजीज को ही काज कर रहा है, और क्रिप्टोस्पोरिडियम भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है, और ये भी डायरिया और वॉमिटिंग, ये सारी की सारी डिजीज आपस में इंटरलिंक्ड हैं। 2-3 अगली डिजीजेज हैं वो इनमें मुख्तलिफ हैं, बाकी तमाम की तमाम डिजीजेज वो हैं इंटरलिंक्ड हैं, सिर्फ और सिर्फ इनमें से जो स्प्रेडिंग एजेंट्स हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। उसके बाद कहते हैं कि इसमें क्रिप्टोस्पोरिडियम में अब्डोमिनल पेन आना शुरू हो जाता है, अब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, फीवर होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग आती है। उसके बाद है, और ये सारी की सारी लीड करती हैं इसको डिहाइड्रेशन को, पानी की कमी को वो करते हैं, लीड करते हैं, उसकी तरफ लेके जाते हैं। और इसमें जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा थर्स्ट फील होती है, प्यास की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है उसको ना। उसके बाद कहते हैं फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस कहते हैं, फ्लोरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कंजप्शन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड्स होती है, की जाती है, यानी कि फ्लोराइड्स की बहुत ज़्यादा कंजप्शन की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्लोराइड्स की कंजप्शन कैसे की जाती है। फ्लोराइड की कंजप्शन 4 तरीके से की जाती है। या तो आप वो वाला कंटामिनेट वाटर पिए जिसमें फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, या फिर आप उस हिस्से में रह रहे हैं, आपका इलाका वो वाला जहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, और इंडस्ट्री क्या रिलीज़ कर रही है, बहुत सारे फ्लोराइड्स रिलीज़ कर रही है। तीसरी चीज़ क्या है कि फ्लोराइड्स जो होते हैं टीथ के साथ और बॉडी का जो स्केलेटल मसल है उसके साथ इसका ताल्लुक है फ्लोरोसिस का। तो इसमें आप जो माउथ वाश या टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, ये तीसरा तरीका। या चौथा तरीका ये है कि जो वहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये 4 तरीके हैं। और फ्लोरोसिस की 2 टाइप होती हैं, डेंटल फ्लोरोसिस और स्केलेटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस जो होती है वो टीथ के रिलेटेड होती है, और स्केलेटल फ्लोरोसिस होती है वो बॉडी के जिस्म के ढांचे के मुतालिक होती है, जिस्म के ढांचे के बारे में होती है। और जो स्केलेटल डेंटल फ्लोरोसिस होती है उसमें क्या होता है, तो उसमें जो दांत होते हैं, दांतों का कलर चेंज हो जाता है, येलो या टीथ हो जाती है, या फिर दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। जो कि स्केलेटल फ्लोरोसिस होती है उसमें क्या होता है कि आपकी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो या तो टूटना शुरू हो जाती हैं या फिर वो टेढ़ेपन का शिकार हो जाती हैं। और अगर हड्डियां टूटना शुरू हो जाए, ब्रेकिंग ऑफ बोन्स को एक टर्म बोली जाती है मेरे ख्याल से, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। उसके बाद कहते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि इन्फ्लेमेशन काज करता है लीवर में। 5 तरह के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, A, B, C, D, E। लेकिन जो A और E वायरस है ये कंटेमिनेटेड वाटर से काज होता है। और उसके बाद इसकी कुछ आप ये देख लें, सिम्टम्स देख लें। इसकी जॉन्डिस एक सिम्टम्स हैं, जॉन्डिस एक यरकान को बोलते हैं। इसमें डार्क यूरिन का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है। उसमें वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद इसमें फीवर होता है बहुत ज़्यादा इंसान को, या जो पेशेंट हैं। ये हैं हेपेटाइटिस की सिम्टम्स। उसके बाद आता है जॉन्डिस। जॉन्डिस कहते हैं कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बाइल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे बॉडी में। बाइल क्या होता है, बाइल एक ऐसा डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो लीवर से सेक्रेट होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये ब्लड में फैलना शुरू हो जाता है गॉल ब्लैडर से, और इसकी कंडीशन और इससे इसको क्या बीमारी काज होती है, इससे जॉन्डिस बोलते हैं इसको। और जॉन्डिस भी वही सिम्टम्स हैं जो कि हेपेटाइटिस की सिम्टम्स हैं। इसमें डार्क यूरिन आना स्टार्ट हो जाता है। इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, उसमें येलिंग ऑफ स्किन होती है और आइज होती हैं, और इसमें अब्डोमिनल पेन भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। उसके बाद होती है आपके पास हुक्वम कहते हैं।
हुक्म ना, उर्दू में हुक्म को कहते हैं पेट में मौजूद कीड़े, या इसको मलाप भी बोलते हैं। और ये राउंड पैरासाइट्स होते हैं, उनकी वजह से काज होते हैं और ये इंटेस्टाइन को जाके इफेक्ट करते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये इंसान में किस तरह, इंसानी बॉडी में किस तरह जाते हैं, या तो ये स्किन के जरिए जाते हैं या फिर ये फीड के जरिए जाते हैं। और ये प्रॉपर सैनिटेशन ना होने की वजह से हुक्म की बीमारी काज होती है। उसके बाद टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो कंटामिनेटेड वाटर या वो वाली फूड जो कंटामिनेटेड वाटर से तैयार की गई है, वो खाने से टाइफाइड जैसी बीमारी काज होती है, हो सकती है। उसके बाद यानी हम इन बीमारियों का या वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज का या वाटर पोल्यूशन का किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह बच सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप पोल्यूटेड वाटर ना पिए, पोर्टेबल वाटर पिए, ड्रिंक वो वाला पानी पिए जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। और मोस्टली तौर पे आप लोगों को हीट करके पानी पीना चाहिए। हीट करने के बाद आप कहते हैं कि जो सीवेज है, जो डिस्पोजिव सीवेज है जो आप डिस्पोज कर रहे हैं, वो एक ऐसे इलाके में ना करें जो कि खुला हो। यानी डिस्पोजेबल ऑफ सीवेज भी कंट्रोल्ड तरीके से होनी चाहिए और इसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए ताकि आप माहौल में कोई भी बीमारी फैलाने का सबब ना बने। ओके। और उसके बाद है मेरे ख्याल से तीसरा कंटेमिनेशन कहते हैं कि कंटेमिनेंट्स जो होते हैं वो अक्यूट इलनेस काज कर सकते हैं। और कंटेमिनेंट्स ऐसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं। कंटेमिनेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हमें एहतियात से करना चाहिए ताकि हम किसी भी बीमारी का, किसी भी माहौल की आलूदगी का सबब ना बन सकें। इसके साथ ही आपका ये टॉपिक और ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं जो कि, और उस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के हवाले से हम वो वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।